हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे और किस किस पॉइंट पे डिफरेंस थे और वो डिफरेंसेस क्यों थे। इसके ऊपर एक वीडियो मेंस में दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को इंटरमिक्स करके सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात करें तो एक वर्सेटाइल जीनियस थे वो। ठीक है, वो एक नोबल लोरिएट थे, है ना, ड्रामेटिस्ट थे, एडुकेटर थे। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन, है ना, एक अब ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। 1913 में इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिल गया था गीतांजलि के लिए। इसके अलावा वो एक फिलासफर भी थे, ठीक है, पोएट, पेंटर, है ना, नॉवेलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट। ठीक है, बेसिकली स्वयं ये स्टेज पे भी प्ले करते थे, स्टेज प्लेयर भी थे ये। इसके अलावा म्यूज़िकल कंपोज़र, म्यूज़िकल कंपोज़र, है ना, रविंद्र संगीत वगैरह जो है इनका आपने सुना होगा। इसके अलावा जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2200 से भी ज़्यादा, है ना, सॉन्ग्स कंपोज की हैं। तो हम एक तरह से इन्हें कह सकते हैं कि ये एक आर्टिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिप्यूट थे, है ना, आर्टिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिप्यूट। एक वर्सेटाइल जीनियस के साथ एक आर्टिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिप्यूट थे। और थोड़ा सा परिचय गांधी जी का भी देखते हैं। वैसे दोनों ही जो है विभूतियाँ वो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एक तो फादर ऑफ द नेशन सीधे सीधे, है ना। उसके अलावा ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट, है ना। अगर उस 19वीं शताब्दी में ग्रेट लोग होंगे तो उनमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, युग पुरुष थे, है ना, प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के प्रॉफिट एक तरह से, है ना, ईश्वर के दूत थे। इसके अलावा एपिसल ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के ये एपिसल थे। इसके अलावा देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम, है ना, उसको अगर किसी ने पीपल्स कांग्रेस बना दिया, पीपल्स कांग्रेस, अच्छा वो कौन सा अधिवेशन था आप कमेंट करके बताइए जिसमें इन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप की फ़ी घटाई थी। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पीपल कांग्रेस बनाया किसने? गांधी जी ने। इसके अलावा जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, है ना, जो नेशनल मूवमेंट था उसे मास मूवमेंट, है ना, लोगों का मूवमेंट अगर किसने बनाया तो वो थे गांधी जी। दोनों ही महान विभूतियाँ थी और दोनों ही काफ़ी बड़े इंटेलेक्चुअल थे अपने ज़माने के। आइए इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। देखिए, दोनों जो हैं स्टॉलवर्ट थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के। अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो दोनों ही बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो। और दोनों में ही बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप थी, दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। जब गांधी जी 1915 में वहाँ से आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो उनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी से मुलाकात होती है और उन लोगों में इंटेलेक्चुअल काफ़ी डिस्कोर्स होता है, काफ़ी डिबेट होती है दुनिया भर के टॉपिक्स पे। और इस तरह से दोनों में मित्रता हो जाती है और ये मित्रता तब तक रहती है जब तक 1941 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की डेथ नहीं हो जाती। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो इनके साथ थे सी एफ एंड्रयूज़ जी। सी एफ एंड्रयूज़, है ना, ये इन्हें आप दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी इनको बोलते थे कि ये जो है क्राइस्ट के फेथफुल एपोसल, मतलब क्राइस्ट फेथफुल एपोसल थे सी एफ एंड्रयूज़। गांधी जी ने कहते थे, प्री में पूछा जा सकता है। एक तरह से कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, है ना, और क्रिश्चियन मिशनरी भी थे। सेंट स्टीफन कॉलेज में फ़िलासफ़ी के लेक्चरर भी थे। उन्होंने शांति निकेतन में काफ़ी सारा समय बिताया था। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो भी किया, गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो भी इन्होंने, मतलब जो जनरल स्मर्ट्स के खिलाफ और वहाँ पे जो रेशियल जो वहाँ पे काम चल रहे थे उनके खिलाफ गांधी जी ने जो भी आवाज़ उठाई थी उसके बारे में सी एफ एंड्रयूज़ ने ही टैगोर साहब को बताया था। तो टैगोर और गांधी जी के बीच में दोनों की मुलाकात से पहले एक लिंक थे, वो सी एफ एंड्रयूज़ से। और उन्होंने ही गांधी जी के काम के बारे में इनको बताया, टैगोर। और टैगोर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और टैगोर जी ने ही गांधी जी को पहली बार बोला आप महात्मा हैं। और और सी एफ एंड्रयूज़ ने टैगोर साहब के बारे में भी गांधी जी को बताया था, है ना। और गांधी जी ने खुद 1915 में शांति निकेतन विजिट किया था और गांधी जी ने ही जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी, है ना। ये सब प्री के क्वेश्चन है, छोटे मोटे, आपको बहुत पहले से आते होंगे। तो सी एफ एंड्रयूज़ मेन कड़ी थे। और सी एफ एंड्रयूज़ नहीं, जो जनरल स्मर्ट थे, है ना, जनरल स्मर्ट जो कि साउथ अफ्रीका के थे, और उनके और गांधी बीच में निगोशिएशन में सी एफ एंड्रयूज़ ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और
देख लेते हैं आगे। देखिए, दोनों में बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप थी गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में। इसके अलावा गांधी जी का जो विलेज स्वराज का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्वराज विलेज में अपना राज, और जो टैगोर जी का स्वदेशी समाज का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों ही एक तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो गांधी जी का विलेज स्वराज और टैगोर जी का स्वदेशी समाज दोनों लगभग एक ही चीज़ है, और दोनों लगभग एक ही बातें करते हैं। इसके अलावा जो मटेरियलिज्म के ऊपर सिविलाइजेशन बेस्ड, मतलब ऐसी सिविलाइजेशन जो केवल मटेरियलिज्म पे बेस्ड है, उसको दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया, है ना। मटेरियलिज्म के दोनों ही खिलाफ थे, और मटेरियल बेस्ड सिविलाइजेशन के तो और भी ज़्यादा खिलाफ। इसके अलावा जो कम्युनलिज्म का इशू था, जो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, है ना, या हिंदू क्रिश्चियन या मुस्लिम क्रिश्चियन, जो भी सांप्रदायिक टॉपिक्स हैं, उन पे दोनों ही कम्प्लीटली एग्री थे कि कम्युनलिज्म जो है जड़ से हट जाना चाहिए और स्वतंत्र भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। इसके अलावा दोनों ही लोगों ने मोरल रिजनरेशन के लिए काम किया, है ना, जो समाज में जो है कल्चरल अपलिफ्टमेंट, है ना, दोनों ही लोगों ने, टैगोर जी ने भी और गांधी जी ने भी इस पर काम किया। तो ये तो हो गई इन लोगों में सिमिलैरिटीज़। आइए थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए, टैगोर जी जो थे वो विजनरी थे, टैगोर जी विजनरी थे, और गांधी जी विजनरी और एक्टिविस्ट दोनों, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी एक्टिविस्ट की थे, और सिर्फ एक्टिविस्ट तो टैगोर जी भी एक्टिविस्ट थे, लेकिन एक्टिविस्ट अगर जोड़ा जाए तो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गांधी जी ज़्यादा थे, है ना। ये सिर्फ आप मतलब एक पॉइंट देने के लिए है कि ये विजनरी तो ये विजनरी प्लस एक्टिविस्ट थे। इसके अलावा जो इंडियन रेनेसा की बात की जाए, इंडियन रेनेसा, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, उसके प्रॉफिट थे टैगोर। टैगोर को प्रॉफिट ऑफ इंडियन रेनेसा या इंडियन कल्चरल रेनेसा का प्रॉफिट बोला जाता है। और गांधी जी, गांधी जी, अच्छा रेनेसा क्या होता है? रेनेसा जो है, जो आपका अगर आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले क्या था, रेनेसा, रेनेसा का पीरियड था, उसके बाद ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या मॉडर्निज्म की बात की जाए तो वो शुरू हुआ। मॉडर्निज्म रेनेसा के बाद ही आया। लेकिन गांधी जी की बात करें तो गांधी जी तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, मतलब मॉडर्न जमाने के बाद मॉडर्निज्म, इस टाइम क्या पोस्ट, हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म वर्ल्ड में जी रहे हैं, और गांधी जी फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट कहा जाता है गांधी जी को इंडिया की तरफ से। और जो टैगोर साहब का जो लिटरेरी और क्रिएटिव स्फेयर में जो अचीवमेंट था, है ना, जो लिटरेरी स्फेयर हो गया, कल्चरल स्फेयर हो गया, क्रिएटिव स्फेयर हो गया, उसमें जो योगदान है या जो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो अचीवमेंट है टैगोर साहब का, सेम वैसा ही कंट्रीब्यूशन गांधी जी का पॉलिटिकल स्फेयर में है। तो ये तो कुछ माइनर डिफरेंसेस हो गए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ जहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी डिबेट होती थी। देखिए, सबसे ज़्यादा डिबेट होती थी इनकी नॉन कोऑपरेशन के बारे में। अब नॉन कोऑपरेशन में जो है, नॉन कोऑपरेशन में ये टैगोर जी का कहना था कि आप कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो कहते थे ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल एस्केटिज्म है ना, मतलब वैराग्य है एक तरह से। ये जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो एक तरह से वैराग्य की तरफ लेके जा रहा है, और ये ठीक नहीं है। इसके अलावा जो बर्निंग ऑफ क्लॉथ होता था, है ना, जो विदेशी विदेशी जो कपड़े हुआ करते थे, महिलाएं विदेशी साड़ियाँ, है ना, कपड़े वो जलाया करती थी, तो उसको टैगोर जी सही नहीं मानते थे। वो कहते थे ये तो एक माइंडफुल डिस्ट्रक्शन है, माइंडफुल डिस्ट्रक्शन। लेकिन गांधी जी के लिए जो है नॉन कोऑपरेशन वैराग्य नहीं था। वो तो कहते ये तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, हम यहाँ से पॉलिटिकल एस्केटिज्म नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में। और इसके अलावा ये जो बर्निंग ऑफ क्लोथ है, हम क्लोथ को थोड़ा ना बंद कर रहे हैं, हम तो अपनी शर्म को बंद कर रहे हैं, है ना, बर्निंग ऑफ आवर शेम, है ना। तो गांधी जी, इसलिए दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट था। इसके अलावा अगर हम चरखे की बात करें तो गांधी जी का कहना था हर आदमी को एक दिन में 30 मिनट चरखा चलाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, हमारा स्वदेशी जो है वो मजबूत होगा, स्वदेशी मूवमेंट भी मजबूत होगा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि देखिए चरखा जो है हमारी जो इंडिया में दुनिया भर की जो पॉवर्टी है ना, उसका इलाज नहीं है, और ना ही हमारे चरखा चला के हम स्वराज पा सकेंगे, है ना। तो ये गांधी जी और टैगोर साहब के बीच में ये बहुत बड़ा इशू था कि चरखा, गांधी जी कहते थे सबको चरखा चलाना चाहिए, और चरखा से हम सिर्फ ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही मार्ग नहीं प्रशस्त करेगा, ये हमारे लिए नेशनलिज्म का सिंबल है, ये हमारे लिए स्वदेशी का सिंबल है चरखा। इसके बाद होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए वही चरखा आ गया तो टैगोर जी कहते हैं कि आप चरखा चला जाके इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे, और जो हमारी जो एब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जो हमारा नेशन रह रहा है क्या उससे वो हट जाएगी। इसके अलावा फास्टिंग,
अच्छा, टैगोर साहब जो थे वो फास्टिंग को बहुत सही नहीं मानते थे, कहते ये बिना मतलब की सफरिंग है, जो कि इंसान को लेने के लिए गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी खुद भी फास्ट करते थे, लेकिन गांधी जी का कहना था फास्टिंग जो है सफरिंग नहीं है, ये हमें हिम्मत देती है ना। हम फास्ट करते हैं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं और हमारे इरादे अटल होते हैं। देखिए गांधी जी के रिवॉल्यूशनों में जो है गांधी जी का सबसे एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था फास्टिंग, है ना। पूना पैक्ट देख लीजिए, है ना। इसके अलावा जो मिल स्ट्राइक वगैरह हो गए, इन सब में गांधी जी ने फास्ट किया और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो गांधी जी कहते हैं ये तो हमें मजबूत करता है। इसके अलावा साइंस में, अच्छा दोनों लोग की बहस हो गई थी साइंस में। 1934 में आपको पता होगा बिहार में अर्थक्वेक आया था, है ना। इसी अर्थक्वेक में हमें जो है मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह मिली थी, है ना। वो एस डी ओ कौन था उनका नाम आप कमेंट करके बताएं, है ना। मैंने अपने वीडियो में बताया है, विलियम जी आर्चर थे, और उन्होंने उस टाइम वो पेंटिंग्स मिली थी फ्लड जो अर्थक्वेक आया था उसमें। तो 1934 में जब बिहार में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, तो गांधी जी ने इसको रिलेट किया कि जो हम लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, है ना। अनटचेबिलिटी की वजह से गॉड सेंट पनिशमेंट है, ये भगवान ने हमें पनिश किया है अर्थक्वेक के द्वारा। लेकिन देखिए गांधी जी चाहते थे कि इस प्राकृतिक आपदा को भी वो ऐसे इवेंट से मतलब समाज से कनेक्ट कर सकें, ताकि देखिए उस टाइम मासेस जो थी वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मासूम कह सकते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि इसका मदद लेकर के गॉड सेंट पनिशमेंट बोल करके वो क्या है अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा अनटचेबिलिटी पॉपुलर थी उस टाइम, तो इसलिए गांधी जी उसको इससे रिलेट कर रहे थे। लेकिन लेकिन टैगोर साहब का क्या कहना था कि ये जो है बहुत ही इरेशनल इरेशनल बात है और बहुत ही इलॉजिकल बात है ना। गांधी जी को इन सब बातों कहने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा नेशनलिज्म पे ही दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। नेशनलिज्म नेशनलिस्ट व्यूज़ पे जो टैगोर साहब थे उनका जो नेशनलिज्म था वो पैन नेशनलिज्म है ना, वो ग्लोबल लेवल पे वो पूरा विश्व अपना घर मानते थे। और गांधी जी का ये कहना कि आप नेशनलिज्म केवल अपने देश की आज़ादी के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है ना। तो नेशनलिज्म पे एक पूरा हमने वीडियो बनाया है, टैगोर व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन पे भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस था दोनों की बातों में। अब गांधी ये कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारी थोड़ा कल्चर को ख़राब कर रही है ना। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे आप कल्चर को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इस बात पे भी दोनों में काफ़ी डिबेट हुई, है ना। इसके अलावा देख लीजिए जो राइटली जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जो वेस्टर्निज्म को। तो टैगोर साहब का कहना था देखिए आप डिस्टिंक्ट करिए, है ना। जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है ना, वेस्टर्न इंपीरियल यानी साम्राज्यवाद, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है दोनों में डिफरेंस है। तो आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को आउटराइटली रिजेक्ट मत करिए, है ना। उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए जो अंग्रेज़ों ने जो एजुकेशन स्टार्ट की थी हमारे लिए वो बेसिकली क्लर्क बनाने के लिए, है ना, ताकि वो फिट हो सकें जो इंग्लिश जो हायरार्की है उसमें जो नीचे दर्जे पे काम करने वाले लोग मुनीम ये सब मिल जाए उन्हें, है ना। तो इसलिए गांधी जी का अपना एजुकेशन सिस्टम था। इसके अलावा टैगोर साहब का भी शांति निकेतन में उन्होंने भी अपनी पद्धति डेवलप की थी, लेकिन उन्होंने भी मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज़ थे उनको अपने करिकुलम में जोड़ा था, है ना। इस बात की दोनों लोग की काफ़ी बहस होती थी। देखिए अब कंक्लूज़न में आप ये लिख सकते हैं कि दोनों ही जो है स्टालवर्ट थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, दोनों ही बहुत बड़े महान मतलब मैनकाइंड के दोनों ही प्रॉफिट थे। एक प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड था तो एक प्रॉफिट और यार ऑफ रेनेसा था, है ना। इस टाइप से आप कंक्लूड करके अच्छी लाइन लिखें कि देखिए दोनों में डिफरेंसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों डिफरेंसेस के साथ एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। इन लाइनों पे आप कंक्लूड कर दीजिए तो आपको काफ़ी मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।